हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 18 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, विच कंट्री इज द होस्ट फॉर एससीओ मीटिंग फॉर ईयर 2021। 2021 के साल में एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, ताजिकिस्तान। आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। एससीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंट टाइम में एससीओ की बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी न्यूज़ में रही है और इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था। हमने अभी बात की थी थोड़े दिन पहले। एक्सरसाइज पीस जो है वो भी अभी थोड़े दिन पहले ऑर्गेनाइज कराई गई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल इसकी मीटिंग में हिस्सा लिया। और ये जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान से जुड़ी हुई बात यहाँ पर भी की गई है। SCOCSTO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग जो है वो हुई थी। और इसमें बेसिकली अफगानिस्तान जो है वो एससीओ का एक ऑब्जर्विंग मेंबर। ऑब्जर्विंग मेंबर मतलब ऐसे कंट्री जिनको रेगुलरली इनकी मीटिंग में बुलाया जाता है। हालांकि वो मेंबर नहीं होते, सदस्य नहीं होते, बट उनको उनकी मीटिंग में बुलाया जाता है। ऐसे कंट्रीज को गेस्ट मेंबर कंट्रीज या ऑब्जर्वर कंट्रीज कहा जाता है। तो अफगानिस्तान एससीओ का एक रेगुलर ऑब्जर्वर कंट्री मेंबर है। और इस तरीके से जो है वो एससीओ की हर मीटिंग में अफगानिस्तान आता है। इस वजह से सेंट्रल एशिया, क्योंकि अफगानिस्तान बिल्कुल सेंट्रल एशिया में है, इस वजह से ये पूरा एरिया और एससीओ के लिए अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस है बहुत। और इसीलिए इस मीटिंग में अफगानिस्तान की बात की गई। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एससीओ मीटिंग की 21st मीटिंग जो है वो 17 सितंबर को ऑर्गेनाइज करी गई थी। कैपिटल जो है वो दुशानबे है। दुशानबे कैपिटल है ताजिकिस्तान की, और इसमें नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड बैंक? अब बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक जो है उसको किस शब्द में के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आप अगर ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर होगा सी, अ बैंक क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एनपीए। एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे जो लोन वगैरह होते हैं जिसमें पैसा नहीं आ रहा है, कोई कंपनी अगर डूब गई है उस कंडीशन में वो लोन देने की हालत में नहीं है, तो इसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। अगर कोई एक बैंक बहुत सारे एनपीए लेकर जूझ रहा हो, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बैंक का 20% पैसा ऐसी कंपनी में डूब चुका है जो कंपनी किसी भी तरीके से वापस पैसा नहीं दे रही है, तो उस केस में वो पैसा लोगों का पैसा है और बैंक को वो लोगों को वापस करना ही होगा, क्योंकि बैंक की तो जिम्मेदारी बनती है लोगों के प्रति। जबकि कंपनी जिसने बैंक से पैसा लिया था वो पैसा देने को तैयार नहीं है, तो बैंक को इसकी वजह से घाटा होता है। और बैंक जो प्रॉफिट कमा रही होती है, जो पैसा कमा रही होती है, जिसको उसको आगे बाजार में देना चाहिए, बाकी कंपनियों को देना चाहिए, वो किसी एक कंपनी में फंसा होने की वजह से बैंक आगे ये कार्रवाई नहीं कर पाते। इस स्थिति में गवर्नमेंट ने एक प्लान किया जिसको कहते हैं बैड बैंक। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो इस तरीके के बैड लोन जो होते हैं, जिनको एनपीए बोला जाता है, उनको बैंकों से खरीद लेती है, यानी कि बैंकों को उनका पैसा वापस कर देती है, जिसके बदले में इस लोन को वो कंपनी आगे जाकर, या फिर जो बैड बैंक ने उस लोन को लिया है, उस कंपनी का जो हिस्सेदारी बैड बैंक ने खरीद ली है पुराने वाले बैंक से, अब उसको ये वापस से चलाने की कोशिश करेंगे, उसमें पैसा निवेश करेंगे, उसके जो संपत्ति है उसको बेचेंगे बाजार के अंदर, और इस तरीके से उस पैसे में, उस कंपनी में फंसे हुए पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे, रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इसको बैड बैंक कहा जाता है। तो अगर किसी बैंक का पैसा डूब गया है तो बैड बैंक को वो अपने उस कर्जदार को ही बेच देंगे, यानी कि उस कर्जदार ने अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए लोन लिया था और वो भाग गया है या फिर वो पैसा नहीं दे रहा है, तो मान लेते हैं एक बार उदाहरण के तौर पर कि उसकी सारी संपत्ति जो भी गिरवी है बैंक के पास में, उस सब संपत्ति के बदले में बैड बैंक उस बैंक को उतना पैसा, जितनी संपत्ति है उतना पैसा चुका देगा। तो बैंक पूरी तरीके से घाटे में जाने की बजाय थोड़े से घाटे को झेल कर ही इस जो झटका है उससे एक तरीके से उबर जाएगा। और ऐसा होने की स्थिति में या ऐसा होने के बाद में जो बैड बैंक है, अब वो जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है उसको बाजार में बेचकर अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेगा। इसको कहते हैं बैड बैंक। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 30,600 करोड़ रुपीज गारंटी टू सिक्योर बैड बैंक, या फिर एक तरीके से टू सिक्योर बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशूड बाय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये NARCL नाम से एक कंपनी बनाई गई है जो कि इस तरीके के लोन को खरीदेगी, तो उसकी जो भी सिक्योरिटी रिसिप्ट यानी कि वो जो गारंटी देगी उसको पूरा नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट पूरा करेगी, उसके लिए 30,600 करोड़ रुपए दे रही है। तो गवर्नमेंट का प्लान है बैड बैंक बनाने का, और गवर्नमेंट इसको एक तरीके से गारंटी देती है, बैकिंग देती है, पैसा देती है।
इसीलिए बैंकों को विश्वास रहता है कि ये अपने साथ गलत नहीं करेंगे, या फिर एक तरीके से अगर उनको नुकसान भी होता है इस लोन को जो ऑलरेडी खराब ही था, बैड ही था, उसको अगर वापस ले रहे हैं तो उसके लिए अगर भरपाई करनी पड़ेगी तो सरकार करेगी। इससे कम से कम बैंकिंग सिस्टम में गारंटी आती है, लोगों को बैंकिंग पे विश्वास होता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, और इससे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ रुपए बैड बैंक में इन्वेस्ट करने की बात कही है। ये यूपीएससी में एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द NARCL, जिसको अभी हमने बात किया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इस पार्ट ऑफ बैड बैंक स्ट्रक्चर, जिसको बजट 2021 में भारत सरकार ने घोषित किया था। ह्यूज एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा मैंने अभी समझा दिया है, इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 2 new entities टू एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम द बैंक्स एंड देन सेल देम इन द मार्केट। तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी कि जो डूबत कंपनियां वगैरह होती है ना, उनकी बात हो रही है, उनको एक तरीके से सरकार बाजार में से उबारने और उनको वापस से बेचने की बात कर रही है। NARCL has been incorporated under the Companies Act and has applied to the Reserve Bank of India for the license as an asset reconstruction company। तो पहले डूबी हुई कंपनियों को लेंगे, उसके बाद उसको फिर से एक बार से चलाएंगे और फिर बेच देंगे ताकि प्रॉफिट हो। एस इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन कंपनी, इंडिया डेबिट डेबिट नहीं, डेब्ट रेजोल्यूशन या डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इन फिर कंपनीज को आगे फ्यूचर में बाजार में बेचने की कोशिश करेगी ताकि प्रॉफिट हो। इस तरीके से बैड बैंक का काम होता है। और बैड बैंक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। मे बी ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है ये भी आपसे पूछ ले, या NRCL या IDRCL क्या होता है ये भी आपसे पूछ ले, तो ऐसा एग्जाम में आने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन विच कॉन्टिनेंट। विश्व का पहला 5 देशों के बीच बसा हुआ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर बसाया गया है, फिर कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आपको मुझे बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यूरोप। यूरोप के अंदर जो है वो विश्व का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है जो पूरी तरीके से 5 देशों के बीच में स्थित है। 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बना गया है मूरा, द्रावा और दान्यूब नदियों के बीच में बसा हुआ एक एरिया है, जिसको बसाया गया है या बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को डिक्लेयर करती है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज, ये कौन से देशों में फैला हुआ है, तो ये ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, जिनमें से डेन्यूब नदी बहती है एक्चुअली, उनमें बसा हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व एंड इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को। यूनेस्को एक तरीके से कुछ एरिया जहां पर लोग भी रह सकते हैं, जहां पर मरीन एरिया भी है, जहां पर वाइल्ड लाइफ भी है, ऐसे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है। नाउ बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक प्रोग्राम चलता है यूनेस्को द्वारा, जिसको कहा जाता है MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जो पूरी तरीके से जो बायोस्फीयर और इंसान यानी कि एक तरीके से प्रकृति और इंसान के बीच में जो संबंध है उसको सुधारने की बात करता है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, प्लीज ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर से वर्तमान में जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। तो यूनेस्को की MAB कैटेगरी के अंदर 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से आते हैं। खास तौर से ध्यान रखना, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है इसमें लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया है, तो याद रखना पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, इसमें लेटेस्ट जोड़ा गया है, सबसे नया यही है। नाउ इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी कई बार इस पर क्वेश्चन डालती है, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलाई, नीलगिरी, शेषचलम हिल्स, सिम्पलीपाल, सुंदरबन, अचानक मार, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, कंचनजंगा, मानस, दिब्रू सिखोवा, नोकरेक और दिहांग दिबांग नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा खास तौर से लिस्ट को देख लेना चाहिए, ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज सूर्य किरण इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस देश के बीच में सूर्य किरण नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है?
अगर क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आंसर बता दूं आपको। आंसर आएगा नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जो कि पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के अंदर, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई है। 20 सितंबर से शुरू की जा रही है। और इसका जो है वो ये लास्ट एडिशन जो है वो 2019 में हुआ था। 14वां संस्करण इसका तब हुआ था, उसके बाद में 15वां संस्करण इस बार हो रहा है। इंडो नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है उसका नाम है सूर्य किरण। ये डायरेक्टली भी आ सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।